इधर जरा सीएम, क्या सरकार के द्वारा हम ये कर सकते हैं कि 1 महीने के अंदर जितने 0 आवर में भी विषय आते हैं उनका भी लिखित जवाब संबंधित विधायक को दें? हम तैयार हैं, हम इस काम के लिए तैयार हैं, क्योंकि आखिरी दिन भी बहुत विषय आते हैं। अब इतना जल्दी तो है नहीं कि आज विषय आए आज ही उसका निकाल के उत्तर लाएंगे। तो अगले 1 महीने में इसी सत्र से हम शुरू करते हैं कि जो भी इस सत्र में 0 आवर में विषय आए, प्रश्नोत्तर का तो तैयार होकर के जवाब आ जाता है, 0 आवर का नहीं आता है। तो ऐसे सब विषयों के उत्तर डिपार्टमेंट के द्वारा 1 महीने में संबंधित जो भी उसमें जायज हैं, जो रिपीटिशन है पहले हो चुके हैं, उनका कोई अर्थ नहीं है। और कई बार तो शंकाएं भी की जाती हैं, जिसको कहना चाहिए कि आउट ऑफ द वे जाकर के, जिसका कोई उत्तर वाजिब है वो उत्तर सबको दिए जाएंगे, उसमें कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। हमने व्यवस्था परिवर्तन के काम किए। उस व्यवस्था परिवर्तन में नहीं दे सकता, वो छोड़ देगा, पहले ही है, छोड़ देगा, आधा देगा, गलत नहीं देगा। देखिए नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता। आप ऐसा झूठा हो ना, आप झूठा तो कार्रवाई के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप। एक मिनट, इसमें आप कार्रवाई कर सकते हैं। 1 मिनट सर, एश्योरेंस कमेटी हो जाता है, लेकर के जाइए एश्योरेंस अगर व्यवस्था, ये स्पीकर साहब की अध्यक्षता में सारी व्यवस्थाएं बनी हुई है। एश्योरेंस कमेटी के पास लेकर के जाइए आप, एश्योरेंस कमेटी विधायकों की कमेटियां हैं, इसीलिए हैं, जवाब तलब करेगी। इस विधानसभा में कहीं कोई बात का सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी विधानसभा की जो कमेटियां हैं वो ही पूछती हैं, एश्योरेंस कमेटी भी है, इसलिए यहाँ ऐसा विषय नहीं निकालना चाहिए। मेरे ध्यान में आज तक कोई एक विषय ऐसा नहीं लेके आए कि यहाँ सदन में एश्योरेंस दी है और जो उसका पालन नहीं हुआ। और कई बार तो सदन में कई बातों को हम लोग तो इग्नोर इसलिए करते हैं, चलो कोई बात नहीं, विपक्ष में आलोचना करने के लिए कह दिया होगा। मैं एक उदाहरण देता हूं, यह कहा गया कि 28 पेपर रद्द हुए। पेपर रद्द होने का मतलब क्या होता है कि वो पेपर रद्द हो गया, दोबारा से फिर लिया जाएगा। मैं कहता हूं लीक भी नहीं हुए, और इस नाते से मैंने कहा कि 4 पेपर ऐसे हैं जो लीक हुए या आउट हुए या रद्द हुए। लीक होना कब होता है? पेपर शुरू नहीं हुआ उससे पहले उसका जो उत्तर है वो चला गया कहीं। अगर पेपर करते हुए कोई वहां पीएन चला गया और उस पीएन ने किसी का प्रश्न पत्र उसका मोबाइल से फोटो ले लिया और बाहर निकाल दिया, इट्स नॉट लीकेज। लीकेज का एक अर्थ ध्यान रखना चाहिए। कल भी मैंने प्रारंभ करते समय ये चर्चा की थी। पेपर आउट का मतलब होता है कि कोई पेपर, हाँ इसको आउट में तो कह सकते हैं कि वो पेपर आउट हो गया, चलते हुए पेपर में 3 घंटे में आउट हो गया, सॉल्व हुआ, अंदर कोई आके कर गया, दे गया, उसको आउट कहेंगे। तो लीक नहीं हुए। और ये गलत स्टेटमेंट है। इस गलत स्टेटमेंट का या तो आप लोग इसको सुधार लें, और नहीं सुधारे तो इसके अनुसंधान इस बात की इन्वेस्टिगेशन के लिए कि 28 पेपर लीक हुए, आप कोई कमेटी बना करके इसका सत्यापन करवा लें। इसका रिटर्न में आएगा तो मैं जरूर कर दूंगा जी। आप लिख करके सरकार भेजेगी तो हम इसका जो भी मिसगाइडिंग ऑफ द एक बात हाउस को मिसगाइड करने का किसी को भी अधिकार नहीं। एक बात कल मैंने निवेदन की थी, आज मैं फिर सदन में फिर दोहरा रहा हूं कि आदरणीय हुड्डा साहब ने जो व्हाट्सएप पढ़ के सुनाया था उसकी भी एक कॉपी लेकर के उसका भी संज्ञान लेना चाहिए। हुड्डा साहब जरूर लिखित कॉपी दे देंगे वो क्या? हाँ, नहीं लेना ही चाहिए। नहीं आपको मांगनी चाहिए लिखित, क्योंकि सदन में कहा गया है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी। नहीं ये व्हाट्सएप ये मिसलीड किया, ये व्हाट्सएप कहाँ से आया, किसने भेजा, क्या उसका अगर इंक्वायरी करानी है, इंक्वायरी मेरे पास तो किसने भेज दिया, इंक्वायरी आपको फिर इंक्वायरी भेजा उस वहां तक जाएंगे। इंक्वायरी कराने से क्यों मना करते हो? हाँ तो दो मेरे को, नहीं दो ना, नहीं आपने यहाँ पर रखा है, हाउस के अंदर आपने रखा है ना, आपको देने में क्या हर्ज है? बात सुनोगे आप? आपको देने में क्या हर्ज है? मेरा रिकॉर्ड में दिखा को मैंने ये कहा, ये ऐसा हुआ है, ये गलत नहीं आपने पेपर पढ़ करके सुनाए हैं, ये ना कहो आपने पूरे सरकार का काम है, वेरीफाई नंबर दे दिया, व्हाट्सएप की कॉल दे दी, आप उसकी कॉपी देने में क्या दिक्कत है? नहीं आपने कॉपी हाउस के अंदर पढ़ी है, हाउस के अंदर कहा है, उसको तो उसमें मैंने टेलीफोन नंबर दिया पहले, और वो तो ऑन रिकॉर्ड है, वो तो सारा पेपर में भी आया हुआ, प्रोसीडिंग में भी आया हुआ। नहीं, आई एम नॉट सोर्स ऑफ, आपने बोला है, आपने बोला सोर्स क्यों नहीं है?
आप जब हाउस के अंदर बोल रहे हैं तो सोर्स तो अपने आप ही है। मैंने प्रोसीडिंग में पूरा आया हुआ जो अध्यक्ष अगर वो है अध्यक्ष जी यदि कांच पर पारा चढ़ा दिया जाए तो वो अर्पण बन जाता है, दर्पण बन जाता है, और वही दर्पण किसी को दिखा दिया जाए तो उनका पारा चढ़ जाता है। तो इसलिए इनको दर्पण दिखाया तो पारा चढ़ना बहुत स्वाभाविक है, इनको ध्यान में आएगा। हाँ, इनका ध्यान में आएगा। नहीं, रिपोर्ट नहीं, आप पहले लिखा के दो, हमको वो चाहिए, मलिक साहब देखेंगे। हमने व्यवस्था परिवर्तन की बातें की हैं, व्यवस्था परिवर्तन में बहुत सी किए हैं। हमारा मैं समझता हूं कि पिछले 7 साल का अगर सबसे बड़ा कोई अचीवमेंट है तो व्यवस्था परिवर्तन का है। और इस व्यवस्था परिवर्तन में आम आदमी को आने वाली कठिनाइयां, किसी भी समाज विशेष को, वर्ग विशेष को आने वाली कठिनाइयां कैसे दूर की जाए, और इसमें हमने टेक्नोलॉजी का बहुत उपयोग किया है। उस टेक्नोलॉजी के उपयोग का ये भी कर सकते थे, लेकिन अफसोस है कि 2014 तक इन्होंने इसका उपयोग नहीं किया। हमने आने के बाद गुड गवर्नेंस डे 2014 25 दिसंबर ये तय किया था कि आगे गुड गवर्नेंस का ही सारा कार्यक्रम चलाएंगे। मेरी फसल मेरा बुरा उसी का एक परिणाम है। मैं कहता हूं इसके कारण से एक व्यवस्थित होने लग गया सारा सिस्टम, किसान इससे प्रसन्न है। इतना ही है कि शुरू में किसान को कठिनाई आई है, शुरू में किसान को कठिनाई इसमें जरूर आई है, शुरू में किसान को कठिनाई जरूर आई है। जब कोई नया कानून आता है थोड़ा बहुत कठिनाइयां आती हैं। और ये चीजें, ये जो आपके सुझाव जीएसटी में भी ऐसे, ये जो ऐसा भी जीएसटी में भी ऐसे आपके सुझाव जो कठिनाइयां, उसको दूर करने का काम हमारा है, क्योंकि अभी इसको 2 ही साल हुए हैं। और इसमें सबसे बड़े लाभ क्या हुए हैं? देखिए, अभी केंद्र जो कहता है, आपने कहा कि हाँ एक कानून आया था कि फसल कहीं भी बेची जा सकती है, वो कानून वो तो आपने वापस करा दिया, नया है। इस नए कानून में मैं बता रहा हूं आपको, व्हेन आई वाज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये पहले मेरी बात सुनो, ये इलेक्शन कमिश्नर रहे, मिस्टर गिल वाज द चेयरमैन, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर, नरसिम्हा राव वाज द प्राइम मिनिस्टर, आई वाज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड आई वाज सेक्रेटरी ऑफ पार्लियामेंट्री फार्मर्स फोरम। वो लेके गए थे हम इशू, जब क्यों दिल्ली हरियाणा का जो फसल थी नजफगढ़ ले जाते थे, वहां भाव अच्छा मिलता था, तो उस टाइम ये कहा जाता फ्री मूवमेंट होगी, वहां रोक दिया गया था, किसान कहीं भी ले जा सकता है। उस टाइम का लाने ले जाने का नहीं, बेचने का विषय है। कभी और कानूनी तौर पे रोक नहीं लगी है। नहीं, अंतर है लाना ले जाना और बेचना। मैं क्या कह रहा हूं, लाना ले जाना ये पहले भी फ्री था, आज भी फ्री है, लेकिन बेचना, सुनिए, बेचना मंडी में बेचना अनिवार्य है, मंडी में बेचना अनिवार्य है। पिछले कानून के हिसाब से नया कानून बनाया है, वो मंडी से बाहर भी बेच सकता है। आपने नए कानून सारे वापस करने के लिए और वकालत की, मैं कह रहा हूं कि बेचने के लिए मंडी की फीस, अगर कहीं बेचा जाएगा तो भी मंडी में उसकी जानकारी देना और उसकी फीस भरना, ये अनिवार्य है। आज पिछले कानूनों में यही तो हटाया था नए कानून में, और नए कानून में हटाने के बाद हमने तो बासमती पर जो 4% का खर्चा था उसको घटा के 1% किया था, इसलिए कि नए कानून पर इसका जो है उस हिसाब से हम पहले ही कर लें। जब नए कानून समाप्त हो गए हैं, पैसा आखिर वो ग्रामीण क्षेत्र का विकास हमारा होगा, मंडियों का विस्तार होगा, उस 4% में वही तो पैसा लगना है। और शुरू में आप लोगों का ये तर्क था कि नए कानून आने से और 700-800 करोड़ रुपया जो रेवेन्यू आता मंडियों का, ये खत्म हो जाएगा। ये आपका तर्क था उसके पीछे कि भी 700-800 करोड़ रुपया कम हो जाएगा। आखिर वो पैसा ग्रामीण क्षेत्र का विकास, HRDF वही है, और मार्केट फीस, मंडियों का विस्तार, ये वही है। और इसके कारण से एक और नई व्यवस्था जो बनी है अभी, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने हर एक स्टेट का तय कर दिया कि आपकी प्रोक्योरमेंट इससे ज्यादा हम नहीं करेंगे। जब इससे ज्यादा नहीं करेंगे तो हमारा दायित्व बनता है कि पहले हम हरियाणा के किसान का लेंगे, हरियाणा के किसान के बाद हरियाणा का वो किसान जो बाहर बुआई की हुई है फिर उसका लेंगे, और इसके बाद हमारा कोटा पूरा नहीं होता तो उत्तर प्रदेश के किसान भी आते हैं, पंजाब के भी आते हैं, कहीं की आपके आके बेच जाते हैं। एक कारण। दूसरा कारण बता रहा हूं। दूसरे कारण में ये जो केंद्र की ओर से प्रोक्योरमेंट की जाती है,
धान की और गेहूं की। हमने जो 10-11 फसलें प्रोक्योरमेंट करने की बात कही है, इसमें स्टेट का बहुत सा नुकसान भी होता है। उदाहरण के तौर पर अरे कहीं बाजरे की आप बाजरे का रिकॉर्ड मंगवा कर देख लीजिए, कितने साल इन्होंने कराया और कितना कराया। मैं कहता हूं आप एक नहीं बाजरे का पैसा खरीदा, एक भी। हाँ, इस गलत बयानी है, ये गलत बयानी है। आप रिकॉर्ड उठा के दिखा दीजिए, और ये भेजना चाहिए हुड्डा साहब को। इस 0 आवर के सूत्र में चीफ सेक्रेटरी साहब को मैं कह रहा हूं कि ये जवाब हुड्डा साहब को भेजना चाहिए, कितना कितना प्रोक्योरमेंट कब कब हुआ। जहां है नहीं होगा तो जब बता देंगे। आप बताएंगे, मेरे को इस बात की कोई नहीं बताएंगे। मेरे में इसमें कोई अब जब 2021 में नहीं 2020 में जब मैंने बाजरा खरीदा 2150 रुपया, उस समय हमारे जो एस्टिमेट्स थे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के, होते 5 लाख मीट्रिक टन बाजरा। लेकिन जब बाजरा खरीदा जाने लगा उस समय तो कोई सावधानी हमने बरती नहीं। बाद में ही बढ़ते बढ़ते और 7.5 लाख मीट्रिक टन खरीदना पड़ा हमको। लगभग 2 लाख मीट्रिक टन से ऊपर बाजरा राजस्थान से आके बिक गया, क्योंकि राजस्थान में 1300-1400 रुपया था, हमारा 2150 रुपया था। तो वो जो 700 रुपए का घाटा है वो हरियाणा सरकार को लगभग 550 करोड़ रुपए का ये नुकसान उस समय हुआ। अगर वो केवल हरियाणा का होता तो उसमें काफी कुछ तो हम अपने पीडीएस में डाल देते, कुछ बचता तो वो और हमारे जो सोर्सेज हैं बिक्री के, उन सोर्सेज में बिक जाता, थोड़ा बहुत 150 करोड़ रुपया नुकसान हो सकता था। लेकिन 550 करोड़ रुपया हुआ तो केवल वो राजस्थान का बाजरा बिकने से। इसी कारण से इस बार 2 कारण थे। एक कारण तो यही कारण जो राजस्थान का मैंने बताया, दूसरा कारण वर्षा में बाजरा खराब हुआ। अब बाजरा खराब हुआ तो बाजरा खरीदने के भी पैरामीटर हैं। उस पैरामीटर पर अगर हम खरीदते तो खरीद तो बहुत कम होती, हम सरकारी खरीद कर भी लेते 2250 पर, तो खरीद तो 1 लाख 2 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा नहीं होने वाली थी। लेकिन बाकी जो 3-3.5 लाख मीट्रिक टन है वो खरीदा इसलिए नहीं जाता कि उसकी क्वालिटी डाउन है, और क्वालिटी डाउन होने के बाद जो तो ठीक है वो तो 2250 में बिकता, खराब बाजरा वही 1100-1200 में बिकता, इससे ऊपर बिकता नहीं। हमें आखिर में निर्णय लिया कि किसी का खराब हो चाहे अच्छा हो, हर एक को 600 रुपया दे दो। आज जिनका बाजरा कमजोर था, खराब था, वो इतने प्रसन्न है कि हमारा खराब बाजरा भी 12 के बजाय 1800 रुपया घर में मिल गया हमको। और जब ठीक बाजरा था उसमें भी जिन्होंने उसमें बेचा बहुत कम, 1-1.5 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा, ये भी मंडी का एक रिकॉर्ड है, ये दिलवा देंगे कि ज्यादा इस सीजन में 1.5 लाख मीट्रिक टन बाजरा ही आया होगा, बाकी लोगों ने घर में रोक लिया। अच्छा, हमने भी कहा